चलिए भाई साहब, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, आईबीबीआई, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सीसीआई हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था इफ यू रिमेंबर, है ना। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, आईबीबीआई, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सर ये क्या नई चिड़िया का नाम है, सर ये क्या नया आप पढ़ाने जा रहे हो भाई साहब? थोड़ा सा ये सुनने वाली चीज है, इंटरेस्टिंग है, सुनना भाई साहब। पहले तो हमको ये समझना होगा कि व्हाट इज मीन बाय इंसॉल्वेंसी एंड व्हाट इज मीन बाय बैंक्रप्सी। अब लोगों को ना ये कंफ्यूजन रहता ही रहता है कि दोनों समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है, इंसॉल्वेंसी का मतलब भी एक ही होता है और बैंक्रप्सी का मतलब भी एक ही होता है। तो मैं अगर बोलूं तो नहीं, इसमें तो थोड़ा सा क्या है, दोनों में डिफरेंस है। अगर हम बात कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी की, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इंसॉल्वेंसी की, तो इंसॉल्वेंसी का मतलब हो जाता है ऐसे लोग, ऐसी पर्सन, ऐसी कंपनीज जो खुद ये बोल देती है या पोजीशन में आ जाती है कि भाई अब मेरी कैपेसिटी नहीं है ये ड्यूज को क्या करने की, पे करने की, क्लियर करने की। भाई मैंने उधारी तो ले लिया, उधारी लेने के बाद अब इसको चुकाने की मेरी औकात नहीं है, इसको ये ड्यूज को क्लियर करने की मेरी क्या नहीं है, औकात नहीं है। तो मैं बेसिकली अपना दिवालिया घोषित कर रहा हूं, अपने बोल रहा हूं कि मैं अपना दिवालिया घोषित कर रहा हूं कि मैं अब ये ड्यूज वगैरह आगे आपके कोई भी पे नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी ये पोजीशन मेरी नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी। जब मैं ये खुद से डिक्लेयर करता हूं, खुद इसको क्या कर देता हूं, डिक्लेयर कर देता हूं, और ये पोजीशन में अपनी रहता हूं कि ये पोजीशन मेरी रहती है कि मैं इसको पे ऑफ ना कर पाऊं। और जब इसको एक लीगल स्टेटस मिल जाता है बाय द कोर्ट, मतलब जब ये चीज को मेरे को इंसॉल्वेंट कौन घोषित, मेरे को जो भी पर्सन है उसको इंसॉल्वेंट अगर कौन घोषित कर देती है, कोर्ट घोषित कर देती है। अगर कोर्ट अगर बोल देती है कि ये दिस पर्सन इज इंसॉल्वेंट, समझ में आई बात, तो उसको कहा जाता है बैंकरप्ट। यानी बेसिकली इंसॉल्वेंसी का लीगल स्टेटस क्या है, बैंकरप्सी। समझ में आई बात। तो अगर आपको कोर्ट घोषित कर देती है, आपको लीगली बैंक इंसॉल्वेंट कहलाए जाते हो कोर्ट के द्वारा, तो बेसिकली आपको क्या बोला जाता है, बैंकरप्ट बोला जाता है। समझ में आई बात। तो ये दो अलग अलग टर्म्स है, हाँ बहुत हद तक सिमिलर है लेकिन दो अलग अलग टर्म है। उसका लीगल स्टेटस इंसॉल्वेंसी का क्या है, बैंकरप्सी है। तो इसके लिए क्या बनाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड बनाया गया। सर ये क्या है, बेसिकली ये पढ़ने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बताऊं ना, तो ये विजय माल्या के केस के बाद, मतलब उससे इंस्पायर होकर बनाया गया। एक्चुअली क्या होता है ना, जो भी कंपनी होती है, जो भी पर्सन होता है जो अपने आप को इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, कोर्ट उसको क्या कर देती है, डिक्लेयर कर देती है। अब उससे जो बैलेंस ड्यूज है वो रिकवर करना, ये एक अलग सरदर्द है। सर आप तो एक तरफ बोल रहे हो कि उनकी पोजीशन ही नहीं है वो पे करने की, नहीं है ना। सामने वाले की, विजय माल्या के एग्जांपल के लिए कोई पोजीशन नहीं थी पे करने की, किंगफिशर एयरलाइंस की, लेकिन उसके पास एसेट्स थे, उसके पास बाकी चीजें थी जिसको बेच के वो ड्यूज क्या करे जा सकते थे, क्लियर करे जा सकते थे। बहुत लोगों के मन में बहुत ज्यादा सवाल ये रहते ही है हमेशा कि सर विजय माल्या का नाम आप लोग लेते हो, तो जब उसने बैंकों से लोन लिया होगा या चीजें करी होंगी तो उसने, बट ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीजों को गिरवी रखा होगा, उसके एसेट्स होंगे, तो वो एसेट्स को बेच के क्यों नहीं ये सब रिकवर कर लिया गया। तो बेसिकली यार पहले जो टाइम था ना, मतलब बिफोर 2016 की अगर हम बात करूं, आईबीबीआई बनने के पहले, तो डीआरटी होता था एक, डीआरटी मतलब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ट्रिब्यूनल। समझ में आई बात, सॉरी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, माय मिस्टेक, ठीक है। क्या होता था, डीआरटी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी होता था, एनसीएलएटी होता था पहले ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये सब मिलके क्या करते थे, ये सारी बैंक्रप्सी और इन सब की प्रोसीजर को चलाते थे। तो इसमें काफी टाइम लग जाता था क्योंकि इन लोगों के पास, ये ट्रिब्यूनल्स के पास और भी बाकी काम थे, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता था। मतलब 2009 से विजय माल्या का चल रहा था केस, जो कि सॉर्ट आउट हुआ कहां पे, 2015 में आके। मतलब 2009 से ही उसके एसेट बेच दिए जा सकते थे, और अगर 2009 में विजय माल्या के एसेट बेच दिए जाते तो मैं आपको बताऊं 4000 करोड़ से 5000 करोड़ के बीच में, 4000 करोड़ तो मिनिमम वो एसेट बेच के क्या हो जाता, रिकवरी आ जाती। बट क्योंकि वो प्रोसीजर इतनी लंबी चौड़ी चली, जो प्रोसीजर चलते चलते कब आके रुकी, 2015 में, और जब 2015 में उसके एसेट्स वगैरह बेचे गए विजय माल्या के, तो भाई साहब उससे सिर्फ 750 या 800 करोड़ आए क्या हुए थे, रिकवर हुए थे। फिगर्स पे एकदम मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप देखो ना कितना बड़ा फर्क है, क्योंकि वो एसेट डिटोरिएट होते गए, खराब होते गए, या उसकी वैल्यू डे बाय डे कम होती गई, बहुत सारे रीजन है उसके। तो बेसिकली ये जो प्रोसीजर है कि कोई भी बंदा अगर इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो जाए, या कंपनी कोई बैंकरप्ट हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उसके बाद उनसे जो पैसा रिकवर करने की, ड्यूज रिकवर करने की जो प्रोसीजर होती है, ये एक बहुत टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए।
तो वो एक टाइम बाउंड मैनर में हो, इस वजह से 2016 में गवर्नमेंट ने आईबीसी कोड को क्या किया, लॉन्च किया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। और इनका सिंपल सा काम है कि टाइम बाउंड मैनर में जो भी कंपनी क्या हो रही है इंसॉल्वेंट, या जो भी पर्सन इंसॉल्वेंट हो रहा है, या जो भी फर्म इंसॉल्वेंट हो रही है ना, उनका टाइम बाउंड मैनर में रीऑर्गेनाइजेशन या इंसॉल्वेंसी प्रोसेस क्या कराए, खत्म करे, ताकि उनसे जो ड्यूज रिकवर करना है, वो एसेट्स जो सेल आउट करना है, उनकी टाइम पे वैल्यू मिले और वो ड्यूज ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, रिकवर हो सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगेन इट इज एन यूनिक एंड रेगुलेटर है ये, क्योंकि ये प्रोफेशन एज वेल एज प्रोसेस को क्या करता है, गवर्न करता है। यानी सर आईबीबीआई खुद जाके क्या बोलते हैं, ये प्रोसीजर को फॉलो कराता है, वो टाइम बाउंड मैनर में काम करवाना इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर की, वो आईबीबीआई खुद करवाता है? नहीं यार, उसके जो मेंबर्स होते हैं जिनको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बोला जाता है। जस्ट लाइक वी आर चार्टेड, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ, आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, आप इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के मेंबर होंगे, समझ में आई बात? तो बेसिकली आप हम अपन लोग जैसे ये इंस्टीट्यूट के मेंबर है, वैसे ही ये इंस्टीट्यूट के मेंबर को कहा जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होती है, एंटिटीज होती है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज होती है। तो ये सब मिलके या ये सब लोग जो होते हैं ये प्रोसीजर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इनको संभालना, साथ में प्रोसेस को रेगुलेट करना, ये दोनों काम कौन करता है? आईबीबीआई करता है। कौन करता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। अब बच्चे इसमें पूछ रहे हैं, मेरे को मतलब डाउट आ रहा होगा, देखो ये सब बातें यहाँ पे जो लिखी है मैंने पढ़ाया आपको, इसके चेयरमैन कौन है? तो एमएस साहू जी, इसे क्या है भाई साहब, चेयरमैन है। नवरंग साहनी जी और बाकी से सुधाकर शुक्ला जी होल टाइम मेंबर है। मुकुलियता विजयवर्गीय, ये सब इसके क्या है, होल टाइम मेंबर्स है बोर्ड के, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, बट हम लोग चेयरमैन का नाम याद रख ले तो बहुत है। देखो क्या बना, पहले आईबीसी कोड बना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, उसके अंदर एक बोर्ड बना आईबीबीआई। बेसिकली उसके अंदर होते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ये हो गए प्रोफेशनल जो लोग काम करते हैं, ये हो गया वो रेगुलेटर जो इसको रेगुलेट करता है प्रोसेस को भी और इन लोगों को भी, समझ में आई बात? और ये हो गया कोड जिसके थ्रू ये सब क्या हो रहा है, कामकाज हो रहा है, जिसको 2019 में नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट ने फिर से क्या करा, अमेंड करा, चेंज करा। उसमें जो दिक्कतें आ रही थी, एम्बिग्यूटीज थी, उसको हटाया गया और दोबारा से इसको क्या करा गया, अमेंड करा गया 2019 में। न्यूज़ में देखेंगे। और एक कॉन्फ्रेंस हुआ था बहुत बड़ा दिल्ली में, बेसिकली वो कॉन्फ्रेंस रखा गया था आईबीबीआई एंड विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी पार्टनरशिप में, जो फैकल्टी थी लॉ कमर्शियल लॉ सेंटर हैरिस मैनचेस्टर कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की, तो उसके कॉन्फ्रेंस रखा गया था काय के ऊपर, आईबीसी इम्पैक्ट ऑन मार्केट एंड इकोनॉमी। भाई आईबीसी का क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट और इकोनॉमी पे? यार देखो ना, ये जो बैंकरप्ट हो जाते हैं, ये जो लोग इंसॉल्वेंट है, बैंकरप्ट हो जाते हैं, इनसे जो पैसा रिकवर करना है अल्टीमेटली वही सबसे मेन ऑब्जेक्टिव रहता कि जल्दी से जल्दी उनसे पैसा क्या हो जाए, रिकवर हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा पैसा वो क्या हो, रिकवर हो। अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा रिकवर उन लोगों से नहीं हो पाया तो उससे नुकसान कंट्री का भी है और कंट्री के पीपल्स का भी है, मार्केट का भी है। जस्ट लाइक विजय माल्या वाले केस में हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ बैंकों का, गवर्नमेंट बैंकों का नुकसान मतलब पब्लिक का नुकसान, इकोनॉमी का नुकसान, मार्केट का नुकसान। समझ में आ रही है बात? तो ये आईबीसी कोड जो बेसिकली आया है, आईबीबीआई बनाया गया है, ये सब को दिक्कतों को दूर करने के लिए बनाया गया है। आपको मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक ऑर्डिनेंस पास करके, अमेंडमेंट करके इसको चेंज करा गया 2019 में स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोड के। क्यों करा गया? तो भाई ये स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो कोड का, इसीलिए करा गया। फिर इंसॉल्वेंसी रिसर्च फाउंडेशन बेसिकली इनॉग्रल करा गया, उसका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे वेंकैया नायडू जी है, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन करा था, याद रख सकते हो। तो याद रखो, कुछ खास नहीं उस काम की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज आईसीएसआई। मेरे को नहीं पता ये कौन है, नालायक, तुमको तो पता ही होगा ना, इसके पहले भी हमने पढ़े थे, ये फिर से पढ़ रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया 1980, उसके अंडर ही क्या होता है, रेगुलेट होता है, चलता है, ठीक है। आईसीएसआई इज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया टू डेवलप एंड रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। भाई कंपनी सेक्रेटरी का जो प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करना और डेवलप करने का काम अकेला हकदार पूरे कंट्री में, इंडिया में कौन है? आईसीएसआई। यानी कंपनी सेक्रेटरी अगर आपको बनना है और उसके बाद उसके काम करना है तो आपको रेगुलेट करने वाला जो एक ही इंस्टीट्यूट है, बनाने वाला, डेवलप मतलब आप जैसे पढ़ रहे हो, बन रहे हो, है ना, और उसको रेगुलेट मतलब आगे चल के प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, कंपनी सेक्रेटरी प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सब चीज़ों पे ध्यान देने वाला कौन है? आईसीएसआई है। मैं ज़्यादा उसके बारे में बोलूँगा नहीं, उसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, पहले ही में हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें, या आप लोग तो पता ही होगा। और इनने एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च किया जिसका अंदर एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और जो एक बहुत ही अच्छी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो, अरे नालायक को, मैं बात कर रहा हूँ सीएसईईटी से, समझ में आई बात? तो इन लोगों ने जो सीएस फाउंडेशन प्रोग्राम है उसको बंद करके क्या लेके आ गया? सीएसईईटी लेके आ गया।
अमेंडमेंट करके रेगुलेशंस में। वो प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ CSET 3 फरवरी 2020। न्यू रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन प्रोग्राम के सीज कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे 3 फरवरी 2020 के बाद से। बोले 3 फरवरी 2020 के बाद से जो भी रजिस्टर्ड होगा उन सबको CSET ही देनी पड़ेगी। फाउंडेशन प्रोग्राम पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSET? आई डोंट नो। समझ में आई बात? आई डोंट नो, तुमको पता है ना, नालायक। ठीक है, तो CSET का फुल फॉर्म नहीं पता है बोलते वाह, और एग्जाम देंगे। ठीक है, तो ये बात है। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बेसिकली अगर आपको बताऊं तो मेरी ओपिनियन क्या है इसके ऊपर, तो ये CSET जो है वो अच्छा डिसीजन है इंस्टीट्यूट का। कारण थोड़ा सा, बट मैं इसमें मतलब इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा खफा हूं कि यार थोड़ा बहुत अकाउंट्स के बारे में भी इन्हें देना चाहिए था। इन्हें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए और बाकी चीज़ों को फॉलो करते हुए सब कुछ अच्छा लाया है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अकाउंट्स के बारे में भी इन लोगों ने देना चाहिए था। ये मेरी ओपिनियन है। बच्चे मेरे को मालूम है पीछे से गाली मार रहे होंगे कि हमको नहीं आता सर, आप क्या फालतू अकाउंट की बात कर रहे हो। नहीं, एग्जीक्यूटिव में फिर प्रॉब्लम जाती है ना, इसीलिए। ठीक है, अदरवाइज बेस्ट कोर्स डिजाइन किया है, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट लेके आए यार, करंट अफेयर्स, LR, लॉजिकल रीजनिंग, ये 2 अलग ही सब्जेक्ट आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस हुए बेसिकली। अब अगर आप जाओ और आप मार्केट के बारे में अगर आपको कोई पूछे तो आपको चीजें पता होंगी अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो। नहीं तो ये सब चीजों के बारे में आपको दूर दूर तक पता नहीं था कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, मार्केट में आज की तारीख में क्या चल रहा है, कंट्री में क्या चल रहा है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, कुछ हमको नहीं पता रहता था। सिर्फ हम पढ़ाई के कीड़े बन जाते थे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट क्या कर दिया इन्होंने, लॉन्च कर दिया। LR, रीजनिंग डेवलप करने के लिए, लीगल एप्टीट्यूड, है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट्स इसमें क्या करें इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं। इसमें कैसे एडमिशन लेना, क्या लेना, वो मेरे से आप जानते होंगे। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑफ कॉर्पोरेट CS, 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉर्पोरेट CS। थीम था गवर्नेंस बियॉन्ड कंप्लायंस एक्सपैंडिंग होरिजन्स फॉर कंपनी सेक्रेटरी। मुंबई में हुई थी, महाराष्ट्र में। ठीक है, यूडिन एक होता है जो मैं आपको समझाऊंगा, बहुत बढ़िया एक चीज लाई गई, नॉट बाय ओनली ICSI, इवन बाय ICAI ऑल्सो। थोड़ा सा ये सुनने वाला कंसेप्ट है। यूडिन इंपॉर्टेंट भी है, सुनने वाला भी है। यूडिन होता है बेसिकली यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। सब ये क्या होता है यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर? यार क्या होता था ना, कुछ प्रॉब्लम्स होती थी पहले, आपको मैं वो समझाता हूँ। होता क्या था ना पहले के टाइम में, पहले क्या मतलब कुछ सालों पहले, इवन अभी अभी ये लॉन्च हुआ है कुछ टाइम पहले, है ना, तो हम चार्टेड अकाउंटेंट से या कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस में होते हैं लोग, उनके साथ एक प्रॉब्लम होती थी। अब क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पे बैंक हो गया या गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गई, वो हमारी साइन मांगते हैं, हम साइन करके उनको दे देते हैं। ठीक है, और वो साइन के ऊपर वो रिलाई करके क्या कर देते, सामने वाले का काम कर देते। यानी कोई बैंक लोन है या कुछ है तो बोलते हैं ऑडिटेड बैलेंस शीट लेके आओ CA से, मैंने साइन कर दिया, उनके पास चली गई, बैंक वाला भरोसा कर लेता। कोई कंप्लायंस सर्टिफिकेट चाहता है तो CA से कंपनी सेक्रेटरी से कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेके उन्होंने साइन कर दिया, वो बैंक या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वो किस पे भरोसा कर लेती है, वो पर्टिकुलर कागज पे भरोसा कर लेती है। बट हो ये रहा था कि मिसयूज हो रहा था इन चीजों का। किस तरीके से लोग क्या कर रहे थे, जो कंपनी सेक्रेटरी नहीं है या जो कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट्स नहीं है, वो हमारी सिग्नेचर्स को, हमारे स्टैम्प्स को कॉपी करके ये अटेस्टेशंस कर रहे थे, ये सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे, जो कि एक्चुअली में ना चार्टेड अकाउंटेंट्स है ना कंपनी सेक्रेटरीज है, ना वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ना वो प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स है। बट वो किसी और के नाम से, किसी और के स्टैम्प थप्पा बना के, स्टैम्प बनाने में क्या लगता है यार, थोड़ी देर 5-15 मिनट का काम है, साइन कॉपी कर लेते लोग आजकल। ठीक है, तो वो सब करके क्या कर रहे थे, ये बहुत मिसयूज कर रहे थे इन चीज़ों का। डॉक्यूमेंट मेरे साइन का डॉक्यूमेंट आपको कहीं और मिल जाता तो मैं अब खुद शौक, ये तो मैंने डॉक्यूमेंट साइन ही नहीं किया था, यहाँ कैसे पहुंच गया। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली हो रही थी, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स और बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तो इंस्टीट्यूट्स ने एक चीज़ लॉन्च करी, बोले यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब हर एक डॉक्यूमेंट, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट जो CA या CS क्या करेगा, अटैच करेगा, मैं अभी CS की बात करता हूँ। ठीक है, जो भी CS अटैच करेगा, साइन करेगा, अटैच मतलब साइन करेगा बेसिकली सर्टिफिकेट्स या जो भी चीजें डॉक्यूमेंट्स को, वो डॉक्यूमेंट्स को उसको क्या कराना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट की साइट पे जाके यूडिन के अंदर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, उसके अंदर जाके रजिस्टर्ड करा के एक यूडिन उसके लिए निकालना पड़ेगा। मतलब एक यूनिक नंबर, एक यूनिक वो डॉक्यूमेंट को नंबर दिया जाएगा कि दिस इज अ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट को एक यूनिक क्या दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा, और वो इशू यूनिक नंबर कौन करेगा, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट इशू करेगी। इससे क्या हुआ, मैंने एक डॉक्यूमेंट पे साइन करा, मेरे साइन की वैलिडिटी तब तक, मेरे साइन की अप्रूवल तब तक नहीं रहेगा जब तक मैं मेरे अकाउंट से जाके ऑनलाइन
इंस्टीट्यूट की साइट पे जाके यूडिन जनरेट नहीं करूंगा। यूडिन जनरेट वहां से मैंने करा, यूनिक नंबर आया, वो भी इसके साथ में चिपकाया, और फिर ये सर्टिफिकेट जाएगा बैंक में या कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में, वहां से वो लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि यस ये प्रॉपर यूडिन है या नहीं है। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे यूडिन ही लिखना है ना, नंबर ही लिखना है ना, हम लिख देते हैं। नहीं, वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे होता है, वहां से फिर उसको जो भी पर्सन को आप इसको दे रहे हो वो क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली में जनरेट हुआ है प्रॉपर पर्सन के थ्रू या नहीं। बाकायदा उनको मेल आता है, मतलब मेरे को कई बार मेल आते हैं कि भाई ये आपने साइन करे थे डॉक्यूमेंट्स, तो उसका यूडी नहीं था, तो वो मेल वगैरह आते हैं। समझ में बात? इससे क्या हो गया, इससे फ्रॉड्स और गड़बड़ियों के चांसेस पूरी तरीके से क्या हो गए, खत्म हो गए। अब वो दिक्कत ही नहीं रही फ्रॉड और गड़बड़ी वाली। समझ में आई बात? अब जो भी आप डॉक्यूमेंट इशू करोगे, अटैच करोगे, उसके लिए आपको एक यूनिक और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज कॉल्ड एज यूडिन क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, और वो जनरेट करके उसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा। जनरली दी अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है ये यूडिन। कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिसिंग है उन लोगों ही जनरेट करते हैं, बाकी वो किसी के काम की चीज नहीं है ये। अरे गेटिंग माय पॉइंट? 1 अक्टूबर 2019 से इफेक्टिव करा गया ये, समझा? तो ये सारी बातें थी साहब। G7 समिट तो यार हम पढ़ चुके होंगे ना, नहीं पढ़े क्या? स्टार्टिंग में पढ़े थे ना साहब, मैं भूल गया, याद दिलाओ बरा मेरे को। ब्रिक्स पढ़े थे, G20 पढ़े थे, G7 नहीं पढ़े थे? मैं भूल जाता यार, क्या मेरी कम छोटी बुद्धि है, आप लोग टैलेंटेड हो। हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे क्या, पढ़े थे क्या, पढ़े थे क्या? अरे नालायक, G20 पढ़े थे, पढ़े थे क्या? चलो नहीं पढ़े थे, मैं भूल गया, छोटी बुद्धि आदमी, इतना याद नहीं रहता ना। आप लोग बहुत टैलेंटेड लोग हो। अरे नालायक, अपन इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा तो पढ़े ही होंगे, बट स्टिल G20 हमने पढ़े थे, G7 हमने नहीं पढ़े थे, मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, कुछ समिट्स और कुछ कॉन्फ्रेंसेस है, छोटी मोटी चीजें, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एक होती है G7 समिट है और एक G20 समिट, बेसिकली दोनों अलग अलग है। मतलब G7 इज अगेन अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ग्लोबल 7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ ग्लोबल 7 कंट्रीज। जैसे हम लोगों ने एशियन और बाकी सार्क ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह पढ़ी है, वैसे ग्रुप ऑफ ग्लोबल 7 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली G7 originally came into force in 1975 when the heads of world's six leading industrial nation, यूएस लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन जो है उनने मिलकर बनाई थी, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, डिसाइडेड टू होल्ड अ मीटिंग इन द वेक ऑफ ऑयल शॉक इन 1973। ऑयल शॉक और फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुए थे 1973 में, उसके ऊपर ये लोगों ने क्या करे थे, एक मीटिंग लिए थे। बेसिकली ये 6 कंट्रीज ने मिलकर, समझ में आई बात? तो उसके बाद से क्या हुआ था, बेसिकली 1975 में इस G7 समिट का क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन बोल रहा हूँ मैं, G7 क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था। मतलब इसके पीछे का राज जो था वो ये था कि 1973 में जो ऑयल शॉक हुआ था, बेसिकली ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर, और दूसरा जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा हुए थे उस टाइम पे। ठीक है, तो उसके एवज में ये मीटिंग हुई थी, और 6 कंट्रीज वेर ज्वाइन बाय कनाडा इन 1976। ये 6 कंट्रीज को फिर 1976 में कनाडा ने ज्वाइन किया। रशिया ज्वाइन दी ग्रुप व्हेन देन which then become G8। भाई रशिया ने क्या किया था, बेसिकली इसको ज्वाइन किया था इन 1998, बट फिर 2014 में उसका ये क्या हो गया, सस्पेंड हो गया। बेसिकली वो 2014 तक G7 कंट्रीज, बेसिकली 2014 तक G7 में नहीं बोला जाता था, उसको G8 कंट्रीज बोला जाता था, क्योंकि उसके अंदर रशिया भी था, यानी टॉप 8 कंट्रीज उसके अंदर हुआ करती थी। फिर 2014 में रशिया उससे बाहर हो गया, क्रीमिया फ्रॉम यूक्रेन जो वजह से। ठीक है, खैर काम की चीज नहीं हमारे वो क्रीमिया फ्रॉम यूक्रेन। इतना याद रख लो कि G8 जो कंट्रीज थी वो बाद में क्या बन गई, फिर G7, यानी पहले वो G6 थी, G6 से वो G7 बनी, कनाडा ने जब ज्वाइन किया। फिर 1998 में रशिया ने ज्वाइन किया तो G8 बनी, और वापस से वो क्या बन गई अब, G7 कंट्रीज 2014 में। करंट मेंबर्स उसकी आज की तारीख में यूएस है, यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है। मतलब टॉप देश, जो भी वर्ल्ड के टॉप जो देश है, बेसिकली उसकी क्या है, टॉप इंडस्ट्रियल देश जो, वो क्या है, उसके मेंबर है। The group regards itself as a committee of values with freedom and human right, democracy, rules of law, prosperity, sustainable development as its key principle। भाई डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, प्रॉस्पेरिटी, इन सब के ऊपर क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है वो ग्रुप बनाने का उनका। आप सबको ही मालूम है कि जनरली जो ग्रुप बनाए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज के, चाहे G20 की मैं बात कर लूँ, चाहे G7 कंट्रीज की मैं बात कर लूँ, चाहे एशियन कंट्रीज की बात कर लूँ, चाहे सार्क कंट्रीज की बात कर लूँ, चाहे बिम्स्टेक की बात कर लूँ, ये सब जो बनाए जाते हैं एसोसिएशन ग्रुप्स, ये उसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज काम कर रही है उनके डेवलपमेंट, उनके भले के लिए बनाए जाते हैं। समझ में आई बात? उनके यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है या उनके यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरे लोग शेयर करें, या वो सब कॉपरेशन मिलजुल के क्या करे, अपनी कंट्रीज को आगे बढ़ाए, इन सब के लिए ही क्या करे जाते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं।
समझ में आई बात। मेन पर्पज इन ग्रुप्स का क्या होता है, यही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज G7 समिट की कुछ हाइलाइट्स है 2019 की। G7 जो समिट हुआ था 2019 में, उसकी क्या हाइलाइट्स दी हुई है यहाँ पे देखने वाली चीज़ है। 45th G7 समिट हुआ था, ऑल्सो नोन एज ग्रुप ऑफ 7, वॉज हेल्ड इन ब्रिस्फिट्स फ्रांस फॉर 24 टू 26 अगस्त तक 2019। थीम कॉम्बैक्टिंग इनइक्वालिटी, भाई इसकी थीम ही थी कि इनइक्वालिटी से लड़ना है। इनइक्वालिटी हो सकता है कि मेल फीमेल्स के बीच की बात कर रहे हो या जो भी चीज़ें हैं, यानी इनका मेन जो एजेंडा था वो था, जो उसका इवेंट का मेन थीम थी वो थी कॉम्बैक्टिंग इनइक्वालिटी। इट्स मेन फोकस ऑन द क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी, उसका मेन फोकस क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी पे था। Following 5 objectives are identified in France summit: fighting inequality of opportunities, promoting in a particular gender equality, access to education and high quality health services। भाई जेंडर इक्वालिटी रहे, जेंडर इनइक्वालिटी बहुत बड़ा एक इशू है, नॉट हमारी कंट्री में, बाहर की कंट्रीज में भी। हमारी कंट्री में तो मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा इशू है, आजकल धीरे धीरे वो चीज़ें सॉल्व होती जा रही है, बट बाहर की कंट्री में तो वो और ही बड़ा ज़्यादा, वो बाहर की कंट्रीज में भी ये क्या है, इशू है, जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। फिर रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इनइक्वालिटी बाय प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट थ्रू क्लाइमेट फाइनेंस एंड फायर इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, स्ट्रेंथिंग द सोशल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मोर फेयर एंड इक्विटेबल, ये सारे उसके क्या थे गोल्स थे, याद रखने की जरूरत नहीं है। टैपिंग इनटू अपॉर्चुनिटीज बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। G7 होस्ट किया था, ये हमारे लिए काम की चीज़ है, न्यूज़ हमारे लिए काम की है ना, हर एक उसके अंदर के ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना काम किए, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं हम। G7 समिट वाज होस्टेड बाय hosted by French President Emmanuel Macron. The annual meet was attended by the 7 state members, उन सबके जो 7 states के मेंबर, 7 स्टेट मतलब जो कंट्रीज है उनके जो हेड्स है वो इसमें क्या आते हैं, मीट करते हैं। This year France has also invited non-member countries who are playing an important part on the world politics. The invited guests including India, Australia, Spain, South Africa, Senegal, रेवेंडा, मेरे को भी नहीं मालूम ये कौन है रेवेंडा। These countries were invited as Beatrice partner country। भाई अलग से दो नॉन मेंबर कंट्रीज है उनको भी फ्रांस ने इसमें इनवाइट किया था, बेसिकली हमारे मोदी जी। और किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया इज इनवाइटेड टू अटेंड G7 आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। आज तक किसी ने इंडिया को 10 साल तक किसी ने इनवाइट नहीं किया, 10 साल के बाद किसने इनवाइट किया, इन कंट्रीज ने इनवाइट किया, G7 कंट्रीज ने किसको, इंडिया को G7 अटेंड करने के लिए 10 साल के बाद। पॉइंट टू बी नोटेड मेलॉट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट टाइम इंडिया वाज इनवाइटेड इन 2005 समिट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने इनवाइट किया था पीएम मनमोहन सिंह जी को, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट किया गया। बड़ी बात होती है, मतलब वर्ल्ड लीडर, हमारे कंट्री के लीडर्स भी वर्ल्ड लीडर्स में रिकॉग्नाइज हो, दिस इज अ मतलब बहुत बड़ी बात, गुड पॉइंट। G20 मैं नहीं पढ़ा रहा, अरे यार पढ़ाया था ना, तुम वही चीज़ यहाँ पे रिपीट दी हुई है, एक दो पॉइंट्स उसमें एडिशनल है, वो खुद पढ़ोगे आप, ये 2 पेज आपको खुद पढ़ना है, मैं बाद में बोलूँगा सर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं नाला है, वही सेम चीज़ है, ठीक है, सेम चीज़ जो हमने पढ़े थे वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज 22nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था 22nd, खास पॉइंट नहीं है, हमारे काम की चीज़ नहीं है। शिलोंग डिक्लेरेशन साइन हुआ था उस समय। हाँ, ये एक चीज मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली पढ़ाना चाहूंगा यहाँ पे, फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक्स। द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर फॉरेंसिक्स वाज हेल्ड इन 4th और 5th सितंबर। साइबर क्राइम और इन्वेस्टिगेशन समझ में ये बात, और फॉरेंसिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली ये, जो मतलब मैं आपको बताऊँ, ये अलग अलग टाइप के साइबर क्राइम होते हैं। मतलब मेरे को भी बेसिकली मैं कुछ किसी की फ्रेंचाइजी के लिए कोई बड़ी कंपनी नहीं का ढूंढ रहा था, बस ये कल की बात है। तो मैंने जस्ट गूगल पे अप्लाई देखा कि कौन से फॉर्म्स होते हैं, तो मैंने, अब मेरे को 4-6 वेबसाइट दिखी वही कंपनी के नाम से, तो मैंने उसमें से जो एक वेबसाइट थी जो मेरा एप्लीकेशन ले रही थी, मैंने वहाँ पे जस्ट एक एप्लीकेशन इंक्वायरी के लिए 100 रुपये सबमिट करा, क्योंकि मेरे को जानना था कि फ्रेंचाइजी में क्या क्या है, मेरे को इन्वेस्टमेंट करना था उसमें। तो पहले इन्वेस्टमेंट करने के पहले आदमी जानना ही चाहेंगे ना कि क्या है उसके अंदर। अब वहाँ से हुआ ये कि उन लोगों को मैंने सबमिट कर दिया, तो आज मेरे को उसके बाद कल या परसों की बात है, शायद कल या परसों की बात है, मेरे को वहाँ से कॉल आया किसी का, बोले सर हम ये फ्रेंचाइजी आपको इंटरेस्ट था, हम यहाँ से बोल रहे हैं। मैं बोला हाँ ओके, इंटरेस्ट तो था, हाँ ओके सर। बोले आप ऐसा ऐसा करो, एक काम करो, आपको ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मैं बोला भाई अमाउंट, आपको ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। बोला भाई डॉक्यूमेंट, मैं बोला इतनी बड़ी कंपनी और तुम्हारे पास क्या एक पोर्टल नहीं है ऑनलाइन अपलोड का, और चलो वो भी नहीं है, चलो मैं बोला एक काम करो, आप पूरा बिजनेस मॉडल भेजो। पहले तो जो नीचे वाला बंदा था वो तो बेचारा घबरा ही गया, बोले ये क्या होता है बिजनेस मॉडल। फिर बोले मैं मेरे सीनियर से बात कर रहा था, उसका सीनियर शायद थोड़ा टैलेंटेड था,
वो बोले मैं भेजता बोले आपको सर। उसने एक बाकायदा पीडीएफ बना के मेरे को पूरा बिजनेस मॉडल जो उनका है वो कंपनी का नाम डाल के कंपनी का सब कुछ डाल के मेरे को भेजा। अब वो पीडीएफ की क्वालिटी देख के मैंने वो पीडीएफ के अंदर जो कंटेंट लिखा था इतना थर्ड क्लास कंटेंट लिखा था इतनी बड़ी कंपनी के बारे में, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं यार शॉक में आ गया, बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने सर्च किया गूगल पे और थोड़ा डिटेलिंग सर्च किया तो मेरे को मालूम पड़ा भाई ये तो फ्रॉड वेबसाइट से कंपनी डिक्लेयर कर चुकी है कि दीज आर फ्रॉड वेबसाइट्स, हमारा ऐसा कोई अभी प्लानिंग नहीं है फ्रेंचाइजी बांटने का या इस सब करने का। मैं बोला भगवान ये तो बच गया अपन, नहीं तो पैसे दे दो उनको। अरे इतनी जल्दी अपन आसानी से अपन लोग पैसे नहीं देते, बिकॉज हमको पता है हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमको पता है कि कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं लोग, बट नॉर्मल मैन तो फंस सकता है ना। उनको थोड़ी ना समझ में आएगा इतनी जल्दी कि ये ट्रैप है। तो बेसिकली साइबर क्राइम और ये सब आजकल क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत वाली चीज़ें हो गई है। तो फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और साइबर फॉरेंसिक्स पे 4th और 5th सितंबर 2019 में सीबीआई हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। द ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म एंड ब्रिंग टुगेदर इन्वेस्टिगेटर, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स एंड एकेडमी एंड लॉयर्स टू डिस्कस द चैलेंजेस रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स एंड वेट फाइंड आउट सोल्यूशन। भाई ये बेसिकली एक फोरम बनाया, एक क्या बोलते हैं डिस्कशन के लिए फोरम प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी है कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वाले जो लोग हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स है, जो एकेडमिक वाले लोग हैं या लॉयर्स है, वो आके डिस्कस करें और solutions find out करें। Further to create a capacity building and pool competent investigator, judicial officer, prosecutor, digital forensic analyst, digitally awake and provide a platform for sharing good practices like experience। भाई साहब ये बेसिकली ये था कि अब एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है साइबर क्राइम्स को से लड़ने के लिए। उसके लिए हम लोगों को सिर्फ पुराने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके अलावा जो हमारे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वाले लोग हैं ये सब लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। यू गेटिंग माई पॉइंट। ई गवर्नेंस के ऊपर ये हुआ था 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था इन एसोसिएशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेघालय। ऑर्गेनाइज ऑन 22nd नेशनल ई गवर्नेंस रखा गया था। थीम, इसकी थीम वगैरह याद रख लेना, कौन सा डिजिटल इंडिया। ई गवर्नेंस के ऊपर इसका थीम बेसिकली क्या थी, डिजिटल इंडिया सक्सेस ऑफ एक्सेलेंस। पढ़ सकते हैं आप लोग ये 2 पॉइंट। G20 मैंने पढ़ा चुका हूँ इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। नेशनल यूथ समिट वगैरह आप पढ़ सकते हो, मतलब कुछ है नहीं, वो न्यूज़ है बेसिकली, नहीं तो पढ़ा देता था। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में लीडर्स वगैरह के बारे में, बिजनेसमैन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्टली वर्ल्ड लीडर्स और बिजनेसमैन के बारे में बात करेंगे इसके बाद के लेक्चर में। 2 कंसेप्ट मैंने आपको बोला है पर्सनली पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक पढ़ा चुका हूँ और एक जस्ट न्यूज़ है। बाय गाइस।